जय श्री राम, जय गौ माता। भाई स्वागत है आपका इस बहुत तगड़ी क्लास में। इस क्लास में हम पूरी इकोनॉमिक्स देखेंगे, आपकी जो अग्निवीर एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इकोनॉमिक्स से आपके कितने सवाल आते हैं भाई? कई बार तो एक से दो सवाल तक तो आते ही हैं। 2 सवाल तो आपके हर शिफ्ट में लगभग पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है भाई इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो 2 सवाल जो इकोनॉमिक्स से आएंगे वो 100% सही हो जाएंगे, वो मेरी गारंटी रहेगी। लेकिन आप अभी भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। शुरुआत में बोलता हूँ लाइक करने के लिए, इसीलिए ताकि आप अभी लाइक कर दो, बाद में आप लाइक नहीं करते हो। और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हो तो बहुत तगड़ा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रखा है। तो कैसे मान ले भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे भाई खुद इस वीडियो को लाइक करने के लिए। पहला सवाल देखो, अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है भाई? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक या पिता। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक और अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भाई मुझे क्या याद रखना है इसमें से कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और उनकी एक पुस्तक है, ये भी आपको नाम याद रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में नामक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी। किसने? एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब पूछेगा आपसे द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की रचना है। भाई चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट एरिया भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? केवल भारी औद्योगिक उपस्थिति, कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई? सार्वजनिक और निजी प्राइवेट क्षेत्रों का क्या होता है भाई? सहअस्तित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी, सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र क्या है, मिलकर काम करते हैं। तो अपने भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी है भाई? क्यों अपने भारत में भी क्या है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर क्या है, मिल के काम करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की भी। देखते हैं नीचे ऑप्शन समझते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का क्या है? सहअस्तित्व है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब यह है कि यहाँ देश के विकास के लिए सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां। सरकारी कंपनियां कौन सी है भाई? जैसे रेलवे, सेल, और प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, दोनों मिलकर क्या है, साथ काम करती है देश के विकास के लिए। तो चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई अभी भी लेट नहीं हुए हो, तुम लेट नहीं हुए, बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो। अग्निवीर की तैयारी अभी से भी अगर जोर लगा के करोगे तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख जाओगे तो भी 30 के आसपास सवाल कर जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के बीच में कोड बताऊंगा, वो कमेंट करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई उस भाई ने अपनी यहाँ तक वीडियो देखी है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत सरकार और सभी बैंकों का लेखा जोखा, हिसाब किताब 1 अप्रैल से शुरू होता है। भारत सरकार और सभी बैंकों का लेखा जोखा पूछ ले कब शुरू होता है, यानी वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। अगले वर्ष क्या है, 31 मार्च को ये समाप्त हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? देश का वित्तीय वर्ष कहते हैं। देश का वित्तीय वर्ष कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 54वां क्या भाई? विनिर्माण और फैक्ट्रियों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया गया? विनिर्माण और मतलब ये क्या भाई? एक मिनट रुको। विनिर्माण और फैक्ट्रियों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है भाई? प्राथमिक क्षेत्र में होता है आपका कच्चा माल। कच्चा माल, कच्चा माल जैसे भाई कैसे समझूं? प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है भाई? कच्चा माल होता है, जैसे गन्ना। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? गन्ना कच्चा माल है। और डेयरी उत्पाद ये कच्चे माल है। अब इनसे क्या किया भाई? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या है? फैक्ट्रियों में और विनिर्माण द्वारा द्वितीय क्षेत्र में गन्ना से क्या बना दिया? गुड़ बना दिया। अब गुड़ क्या है? मार्केट में बिकने को तैयार हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, विनिर्माण और फैक्ट्रियों की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में शामिल है? तो द्वितीय क्षेत्र में। और किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये पूछेगा, तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। और देश के विकास में क्या है? तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। तो देखते हैं भाई, नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाले कच्चे माल को, कक्के लिख रखा है, कच्चे माल को जब फैक्ट्रियों में नई वस्तुओं में आदि में बदला जाता है, नई वस्तुओं में बदला जाता है, तो उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में, जब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कच्चा माल। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? जब फैक्ट्रियों को नई वस्तुओं में बदला जाएगा, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, लोहे से क्या है? गाड़ी बनाना। तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? भारत में सभी व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है भाई? तो आरबीआई को क्या बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म पूछ ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल देखो नीचे, इस पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का
भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक पूछ ले कौन सा है, आरबीआई है। सभी बैंकों को क्या है भाई, लोन देता है आरबीआई, उनके लिए नियम बनाता है और कड़ी निगरानी रखता है, इसलिए क्या है इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2026 में पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेके चलना, और 1% भी सीरियस हो ना तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ऐसी तगड़ी तगड़ी वन शॉट। और जब भी आपका एग्जाम होगा तो 1 जून को सबसे पहले जो पेपर होगा वो मैं ला के दूंगा यूट्यूब पे, समझ गए, सबसे पहले पेपर ला के दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत पूछे तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कोलकाता में आरबीआई की स्थापना की गई थी। बाद में क्या है भाई, 1937 में इसका मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई बदल दिया गया, स्थायी रूप से इसका मुख्यालय क्या है, मुंबई कर दिया गया। तो अब क्या है भाई, 1 जनवरी 1949 को क्या इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब बोलो भाई इतनी चीज़ें कैसे याद रखूँ? अब सिर्फ एक इसमें ये चीज़ याद रखना कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई, और 1 जनवरी 1949 को क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण यानी सरकारीकरण हुआ था इसका। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे भाई कि ग्रामीण विकास और खेती के लिए लोन देने वाली सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो गांव का जब भी विकास होगा और खेती के लिए लोन देने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था पूछ ले तो कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। देखते नीचे, नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर, और मतलब आगे जो भी है मैं मेरे दिमाग से निकल गया पूरा नाम तो, लेकिन हिंदी में लिख रखा है, यहाँ से देख लो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कब स्थापना हुई थी भाई? 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, एक बार याद करता हूँ मैं दिमाग में। तो भाई इसकी हो जाएगी द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। और कब स्थापना हुई थी भाई? 12 जुलाई 1982 को क्या इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई कि भारत में मुद्रास्फीति महंगाई को मापने के लिए मुख्य सूचकांक, सबसे मुख्य सूचकांक कौन सा है? तो महंगाई में जब भी भारत में महंगाई बढ़ेगी तो उसके मापने का मुख्य सूचकांक क्या है भाई? सीपीआई होता है, सीपीआई होता है, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सीपीआई की फुल फॉर्म पूछ ले, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई क्या होता है भाई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कहलाता है। व्याख्या देखो, आम जनता जिस कीमत पर बाजार से खुदरा सामान यानी राशन कपड़े खरीदती है उसे मापने वाले सूचकांक को क्या है? सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। क्या है? आम जनता जिस कीमत पर बाजार से खुदरा सामान, जैसे आप गए और बाजार से खरीदते हो राशन कपड़े जो भी खरीदते हो, उसको मापने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं भाई? सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। आरबीआई इसी आधार पर क्या है भाई? आरबीआई इसी आधार पर बताता है कि देश में कितनी महंगाई बढ़ी है, और ये सही है बिल्कुल। अब पूछ ले आपसे, मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसमें कौन सी संस्था जारी करेगी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी क्या है? हर साल दुनिया के देशों की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को देखकर क्या है? मानव विकास सूचकांक एचडीआई जारी करता है। तो देखो एचडीआई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक। एचडीआई की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या हो जाएगी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगी। और कब देखो क्या है मतलब इसका काम? यूएनडीपी हर साल दुनिया के देशों की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को देखकर क्या है? एचडीआई जारी करता है, यानी मानव विकास सूचकांक जारी करता है, जिससे विकास पता चलता है कि किस देश के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर है, मतलब कहाँ की लाइफ स्टाइल बेहतर है। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था क्या है भाई? जिस देश में केवल घाटा हो रहा हो नहीं, जो पूरी तरह कर्ज में डूबा हो नहीं, जो केवल सरकारी कंपनियां हो नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई? जहाँ न तो निर्यात और न ही आयात हो, जहाँ निर्यात और आयात कुछ नहीं होता ना, उसको क्या कहते हैं भाई? बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। देखो नीचे, बंद अर्थव्यवस्था वाले देशों में बाहरी दुनिया के देशों के साथ व्यापारिक लेन देन नहीं होता, वह न तो बाहर सामान बेचता है और न ही बाहर से खरीदता है। आज के समय में क्या है? उत्तरी कोरिया इसका थोड़ा बहुत उदाहरण है, यानी मंगवाते तो वो भी है बाहर से और भेजते भी है, लेकिन बहुत कम निर्यात आयात वो करते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी समझ के क्या होते हैं? बंद अर्थव्यवस्था समझ के क्या होते हैं? जहाँ ना तो एक्सपोर्ट और ना ही इम्पोर्ट हो। नेक्स्ट सवाल देखो भाई,
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। दूध के उत्पादन को क्या है? बढ़ाने से है। भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए 1970 में ये शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड। तो जिससे क्या है भाई, श्वेत क्रांति भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं भाई? श्वेत क्रांति भी कहते हैं। श्वेत क्रांति आपको पता है किससे संबंधित थी? दूध के उत्पादन से संबंधित थी। तो ये हो जाएगा दूध के उत्पादन से। और क्या है, इसके कारण ही भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो ये सवाल पूछ सकता है सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट देखो, योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह किस नए संस्थान का गठन किया गया? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 जनवरी 2015 को क्या है भाई, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया। और इसका भाई इसके क्या है, अध्यक्ष कौन होंगे नीति आयोग के? तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वो। ठीक है, तो नीति की फुल फॉर्म देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, समझ गए? मोदी सरकार 65 साल पुराने योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति फुल फॉर्म याद रखना, पूछी जाती है, का गठन किया गया। यह सरकार के लिए क्या है, एक थिंक टैंक सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, कौन से गवर्नर के भाई? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्योंकि 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये और 500 रुपये, इसमें क्या आ गया भाई आपका, ये आ गए। लेकिन 1 रुपये के नोट को छोड़कर भारत में सर्कुलेशन में चल रहे सभी बड़े करेंसी नोटों पर आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में क्या है, ये नोटों की प्रमाणिकता की गारंटी देते हैं। तो नेक्स्ट वाले देखो, नीली क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी, नीली क्रांति मैंने आपको बताया था मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। तो भाई इसको देखते हैं, देश में मछली पालन और उनके व्यापार को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति की क्या है, शुरुआत की गई। समुद्र में क्या है भाई, समुद्र के पानी का रंग नीला होने के कारण इसे नीली क्रांति नाम दिया गया। नेक्स्ट वाले हो, गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है वो आपको समय गलत दे रखा है, क्योंकि 1978 से 1980 के बीच में तो क्या थी, अनवरत योजना थी। अब एक जो सवाल आएंगे उसमें बताऊंगा कि पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, कितने वर्षों तक थी, तो उसमें अपन इसको सबको देखेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या है भाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्धनता को समाप्त करके आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। अभी आ गया सवाल अपना कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 से 1956 के बीच में क्या हुई, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। 1956 से 61 के बीच में भारत में क्या हुई, 56 से 61 में दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से 1966 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश रहा। 1969 से 1974 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1978 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ही जो है वो 4 वर्ष आपकी चली थी, 4 वर्ष चली थी। और इसके बाद क्या आ गया, 1978 से 80 तक क्या आ गया, अनवरत योजना आ गई। ठीक है, तो ये इससे समझ सकते हो आप। और पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, किस मॉडल पर? तो हरार डोमर मॉडल के पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हरार डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ रहे थे क्या था भाई, कृषि था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि था। देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आज़ादी के समय भारत में अनाज की भारी कमी थी, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और बिजली का उत्पादन सबसे पहली प्राथमिकता दी गई। किस मॉडल पर आधारित थी ये? हरार डोमर मॉडल पर आधारित थी, समझे? ऐसे पढ़े। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। इसमें क्या है, किस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। किस मॉडल पर आधारित थी भाई? पीसी मानलोनोविस मॉडल पर आधारित थी ये। तो देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो आपका मुख्य उद्देश्य है वो क्या था भाई, भारी उद्योग और खादान। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी मानलोविस मॉडल पर आधारित थी। इसके तहत क्या है, देश में बड़े उद्योगों, जैसे आप पूछ ले कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत देश में बड़े उद्योगों का मतलब भारी उद्योगों का विकास हुआ, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भाई? इसके तहत देश में मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। कब से कब तक रही? 1956 से 1961 तक रही। किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी मानलोविस मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्या है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना करी गई, भारी उद्योगों की स्थापना की गई, ताकि क्या देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
अब नेक्स्ट सवाल आ गया भाई, भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो कौन सा है भाई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE की फुल फॉर्म पूछ ले, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE की फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो स्थापना कब कर दी गई? 1875 में क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कर दी गई। मुंबई के कहाँ पे हुई है? मुंबई के दलाल स्ट्रीट में हुई, मुंबई में हुई। बस ये याद रखना ना, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। यह भारत और पूरे एशिया का सबसे पहला और सबसे पुराना शेयर बाजार था। तो ये इसीलिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया कि पूरे एशिया और भारत का क्या है, सबसे पहला शेयर बाजार था। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में दलाल स्ट्रीट में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1875 में हुई थी। ठीक है, इसे क्या है, इसके सूचकांक इंडेक्स को क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहा जाता है। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 69, भारत में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने और रेगुलेट करने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत की संस्था पूछ रहा है इसमें, तो सेबी हो जाएगा आपका, सेबी। अब आपको मैंने नाबार्ड बताया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि क्षेत्र में और उसमें जो है ग्रामीण विकास एरिया में नाबार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड की स्थापना याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई है शायद, 12 जुलाई 1982 तो है ही पक्का, तो ये हो जाएगा। और सेबी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित और रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो क्या है? सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म पूछ ले, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे याद रखना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने भी अभी मतलब थोड़ा याद ही किया था थोड़े दिन पहले ही। तो सेबी का पूरा नाम क्या है भाई? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये भी पूछ लेगा, सेबी का पूर्ण रूप हिंदी में क्या है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब स्टॉक नहीं है इसमें, सिक्योरिटी है, एस का मतलब याद रख लेना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये स्टॉक बोल दिया था आपने यहाँ पे, तो सिक्योरिटीज हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1988 में। याद रखना, नाबार्ड की स्थापना 1982। और सेब खाओगे तो 88 रुपये का, 88 रुपये का क्या खाया? सेब खाया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में क्या है? कानूनी अधिकार मिले। इसका मुख्य काम क्या है? शेयर बाजार में धोखाधड़ी को रोकना है और क्या है? निवेशकों के पैसों की रक्षा करना है। नेक्स्ट देखो, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है भाई? नए नोट का छापना बंद कर देना नहीं, सोने का दाम बढ़ा देना नहीं, नकली नोटों को बाजार से बाहर करना नहीं। तो अपने देश की मुद्रा के मूल्य को क्या है? अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है भाई? नेगेटिव, मतलब कमी करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, अपने देश की मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर देना ही क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, अपने देश की मुद्रा को विदेशी मूल्य को विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर देना। जब कोई देश विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर के मुकाबले में जानबूझकर अपने रुपए की कीमत को घटा देता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विदेशी लोगों के लिए हमारे देश में सामान सस्ता हो जाए और हमारा क्या है? निर्यात बढ़ सके। जैसे ही आपकी मुद्रा की कीमत घटी, जैसे यार डॉलर की कीमत ज़्यादा है और रुपए की कीमत क्या है? बहुत कम है। अपना देश क्या है? उनसे बहुत पीछे है अभी भी। ठीक है, क्योंकि रुपए की कीमत ही बहुत कम है। तो भाई इससे क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ता है। अंग्रेज क्या है? डॉलर को चेंज करवाते हैं रुपए में और भारत में अच्छी तरीके से घूमते हैं और अपनी ज़िंदगी का फुल फन लेते हैं। अपने में क्या है? नेक्स्ट देखो कि भारत में वित्तीय नीतियों यानी टैक्स और सरकारी खर्च के विनियमन, खर्च के नियम कौन बनाता है? तो खर्च के नियम कौन बनाता है भाई आपका? तो भारत का क्या वित्त मंत्रालय इसका नियम बनाता है। भारत का वित्त मंत्रालय इसका नियम बनाता है। देश में कर टैक्स कितना होगा, बजट कैसे खर्च होगा, देश में टैक्स कितना होगा और बजट कैसे खर्च होगा, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय क्या है? तय करता है। जबकि देश में कितने नोट छपेंगे और ब्याज दर क्या होगी, यह काम कौन करता है? ये RBI तय करता है। कितने नोट छपेंगे और ब्याज दर क्या होगी, ये काम कौन तय करता है भाई? ये RBI तय करता है। लेकिन देश में टैक्स कितना होगा और बजट खर्च कितना होगा, ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तय करता है। और वित्त मंत्री पूछ ले वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका, वाशिंगटन DC अमेरिका में हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में कहाँ पे हुई? ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुई, वाशिंगटन DC अमेरिका। वर्ल्ड बैंक आज याद रखना, वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है भाई? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को उनके विकास कार्य और गरीबी कम करने के लिए लंबे समय का लोन देना है। और इसका मुख्यालय क्या है?
ये क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है भाई, लोन देता है। वर्ल्ड बैंक लोन देता है आपको लंबे समय के लिए, सदस्य देश जो उसके हैं उनको लोन देता है। तो 1944 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय का है वर्ल्ड बैंक का, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आई से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या होता है, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना। जब भी आपके देश में आर्थिक संकट आएगा ना, तो क्या है, आईएमएफ आपको क्या है भाई, लोन, मतलब लोन देगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वित्तीय सहायता प्रदान करेगा कौन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, आपको मतलब पैसे वगैरह की सबकी ज़रूरत आपकी पूरी करेगा। सदस्य देशों के भुगतान संतुलन, आर्थिक संकट के समय वित्तीय सहायता देना। तो क्या हो जाएगा, जब किसी देश के पास विदेशी सामान खरीदने की मुद्रा खत्म हो जाती है, जैसे हाल ही में श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ हुआ था, तब आईएमएफ उस देश को क्या है, आर्थिक संकट से उबारने के लिए छोटी अवधि के लिए कर्जा देता है। और बड़ी अवधि के लिए कर्जा कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। हमने अभी पीछे पढ़ लिया है। आयकर नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि भारत में आयकर किस प्रकार का कर है। तो आयकर क्या है भाई, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है, क्योंकि टैक्स है ये, तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि यह व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। आपकी आय पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, डायरेक्ट लगा देंगे इनकम टैक्स। सीधे क्या है, उसी को अपनी जेब से भरना पड़ता है, डायरेक्ट भरना पड़ता है आपको। और ये क्या है, प्रगतिशील है, मतलब बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, आपकी टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपका टैक्स क्या है भाई, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट देते हो आप। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट देते हो। और प्रगतिशील है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो इनकम टैक्स के बारे में जब भी पूछे किस प्रकार का कर है, तो प्रत्यक्ष क्या है, वो एक तो डायरेक्ट देते हो, और एक प्रगतिशील है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी तनख्वाह पर टैक्स भी बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखो कि भारत में कौन सा कर टैक्स अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। कौन सा टैक्स है जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन है इसमें से, वो याद रखना भाई। जब भी आपसे पूछे कौन सा कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट कर का उदाहरण है तो जीएसटी हो जाएगा, वस्तु और सेवा कर। यह अप्रत्यक्ष कर होता है जो छुपा हुआ होता है, और ग्राहक सीधा सरकार को न देकर दुकानदार के माध्यम से देता है। जैसे आप देते हो, अब हर चीज़ पे जीएसटी लगा रखी है, तो आप उसको देखो, किसको दोगे आप, दुकानदार को दोगे। दुकानदार से वो आगे जाता जाता गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर बनाया जाता है, एक साझा टैक्स है। नेक्स्ट देखो, बुल्स और बियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बुल्स और बियर्स शब्दों का प्रयोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो बुल्स और बियर्स का प्रयोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में किया जाता है, जब भी आपसे पूछे तो किसके शब्द है भाई, शेयर बाजार के शब्द है बुल्स और बियर। शेयर बाजार में जब शेयरों की कीमत बढ़ी रहती है, बढ़ रही होती है, तो मंदी की कोई संभावना नहीं दिखती। जब शेयर की कीमत बढ़ेगी तो क्या मंदी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। शेयर बाजार में जब शेयरों की कीमत बढ़ रही होती है तो मंदी की कोई संभावना नहीं होती, तो उसको बुल कहते हैं। मार्केट तो उसे बुल मार्केट या तेजड़िया भी कहते हैं। जब कीमतें लगातार गिरती हैं तो बियर मार्केट यानी मंदड़िया भी कहते हैं। तेजी और मंदी आप पता ही है, आपको इंडिया में इतना जानते हो, तेजी कहाँ होती है, मंदी कहाँ होती है। लॉरेंज वक्र अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए क्या है भाई, प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज वक्र किसको मापता है भाई, जो गरीब और अमीर के बीच की दूरी है। आर्थिक आय की असमानता को कौन मापता है, आय की असमानता को मापने के लिए कौन सा वक्र है भाई, लॉरेंज वक्र अपने पास है। लॉरेंज वक्र दिखाता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा कितने प्रतिशत आबादी के पास जा रहा है। मतलब देश की आपने देखोगे ना, तो देश की एक कम आबादी के पास बहुत ज़्यादा रुपए है, क्योंकि मतलब वही एक अमीर वर्ग हो गया और एक गरीब वर्ग हो गया। गरीब वर्ग के पास क्या है, खाने को भी नहीं है, और एक इतना अमीर वर्ग है जो रुपए के बेड पे भरे हैं और फिर सोते हैं उन पे। तो क्या है भाई, ये अपने गैप है अमीर और गरीब के बीच। तो ये कौन दर्शाता है, आय की असमानता, तो कौन दर्शाता है, लॉरेंज वक्र दर्शाता है। यह समाज में आर्थिक असमानता को ग्राफ के माध्यम से दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी उसके काम करने या न करने से कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कौन सी बेरोजगारी है भाई, प्रछन्न और छिपी हुई बेरोजगारी में ऐसा होता है। यह बेरोजगारी खेतों में सबसे ज़्यादा दिखती है। मान लीजिए कि एक खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है, परिवार में क्या है 7 लोग उस पर काम कर रहे हैं। वे 3 लोग क्या है फालतू में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके हटने पर भी अनाज तो उतना ही होगा। तो इसको क्या कहते हैं भाई, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। बताओ उदाहरण 1 नंबर का नहीं है क्या, कि जैसे आपने देखा होगा कि एक खेत में, अब आपके खेतों में 4 लोग, आपके मान लो 1 बीघा का खेत है, उसमें आपने गेहूँ डाल रखे हैं, तो उसमें 4 लोगों की ज़रूरत है गेहूँ काटने के लिए, लेकिन आपके परिवार में 7 लोग हैं। अब 7 के 7 लोग क्या है उसमें लग गए, लेकिन उत्पादकता तो वही रही, अनाज तो वही उत्पन्न होगा ना, जो 4 लोग काटेंगे जब उत्पन्न होगा। तो 3 लोगों को क्या है फालतू में लगा दिया। तो ये कौन सी बेरोजगारी है भाई, छिपी हुई बेरोजगारी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो भाई घरेलू अर्थव्यवस्था का क्या है, वैश्विक
अर्थव्यवस्था का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या है भाई? पूरे विश्व को एक बाजार मान लेना, जिससे समान तकनीक और लोग बिना किसी कड़े प्रतिबंध के एक देश से दूसरे देश में क्या है व्यापार करने के लिए आ जा सके। इस भारत ने क्या है भाई इसे वैश्वीकरण को कब अपनाया था? आर्थिक सुधारों का वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1991 में को कहा जाता है। इसमें एलपीजी आया था, उसकी भी फुल फॉर्म आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ होगा इसी वन शॉट में। भारत, ये देखो आ गया सवाल, भारत में नई आर्थिक नीति के तहत एलपीजी मॉडल किस वर्ष लागू हुआ? वेरी 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 वेरी, जितनी बार वेरी लगाऊं ना वो सारे कम है इस पे, क्योंकि भाई ये सेम क्वेश्चन आपसे 2026 में पूछा जाएगा इंडियन आर्मी में। किस शिफ्ट में आए पता नहीं, घोट के पिछाड़ा 1991 में। व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों भाई? क्योंकि भारत में क्या हुआ, बैंकर आर्थिक संकट में था 1991 में। तब क्या है, तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव। एलपीजी मॉडल लागू किया। एलपीजी का मतलब क्या है भाई? लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। नियमों को क्या कर दिया? ढीला कर दिया गया। उदारीकरण का मतलब क्या है भाई? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि नियमों को ढीला कर दिया, कि भाई आओ आप आओ। प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी निजीकरण कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण कर दिया, कि एक देश से दूसरे देश के साथ अपन व्यापार भी करेंगे। तो इससे क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को एक बढ़िया पंप मिला। नेक्स्ट वाला देखो भाई, नेक्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन सा मंत्रालय या संगठन करता है? तो जीडीपी की गणना कौन करता है भाई? एनएसओ करता है। एनएसओ करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपकी गणना करता है। एनएसओ की फुल फॉर्म पूछ ले, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो जाएगा। एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है भाई? भारत में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश की जीडीपी और विकास दरों की आंकड़ों की जुटता और जारी करता है। ठीक समझ गए? आंकड़े जुटाता और जारी करता है। नेक्स्ट देख लो कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो कॉइन की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत सरकार अपने पास रखती है। सिक्का निर्माण अधिनियम के तहत भारत में सभी प्रकार के सिक्कों को डालने के लिए एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। ये नहीं है कि कल आप ले आए वो सिक्के दिन से बनते हैं उदाते और घर सिक्का बनाने लग गए, अपने तो घर की सरकार है। तो ये सिर्फ भारत सरकार के हाथ में, कल ही उठा के जेल में डाल देंगे अगर ऐसे काम करोगे तो। रिजर्व बैंक सिर्फ इन बैंकों को क्या है, बाजार में बांटने। रिजर्व बैंक क्या है, इनको क्या है, बाजार में बांटता है, बांटने का काम करता है। तो भारत में कहाँ पे है भाई? तो भारत में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सरकारी टकसाल हैं, मतलब जहाँ पे सिक्के बनते हैं वो हैं। तो कहाँ पे क्या है भाई? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, वो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो जनेवा में है। तो WTO की स्थापना पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर क्या है भाई? WTO की स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के देशों के बीच बिना किसी पक्षपात और आसानी से क्या है, व्यापार संबंधी नियमों को बनाना और विवादों को सुलझाना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WTO है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो सितंबर 2014 में क्या हुआ? मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को कब किया भाई? मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को करी, मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। इसका मुख्य लक्ष्य भारत के क्या है, दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, उत्पादन केंद्र बनाना और निवेश और रोजगार को बढ़ाना था। अब अपने देश में मेक इन इंडिया से क्या फायदा होगा भाई? 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई, ये याद रखना, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। जैसे ही अपने देश में कोई चीज़ें मतलब बनेंगी तो क्या है, हम उनको बेचेंगे, यानी कि उनका निर्यात करेंगे तो अपने को रुपए मिलेंगे। अपने देश में चीज़ें बनाएंगे तो क्या है, बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या है, लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या है भाई, सब लोग अपने अपने घरों में खुशी से रहेंगे। तो इसलिए क्या है, मेक इन इंडिया बहुत सक्सेसफुल रहा। 16 सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये शुरू किया गया था। चलते भाई 85वां सवाल देखते हैं। शिशु किशोर और तरुण का संबंध किस सरकारी योजना के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। छोटे व्यापारियों को बिना किसी गारंटी के आसान लोन देने के लिए 2015 में क्या है, मुद्रा योजना ये शुरू की गई थी। 2014 में मेक इन इंडिया शुरू की, सितंबर 2014 में, और 2015 में क्या है, छोटे व्यापारियों को बिना किसी गारंटी के आसान लोन देने के लिए 2015 में मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसमें 3 श्रेणियों में लोन मिलता है। तो इनमें क्या है, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरीके से लोन मिलता है, शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु में क्या है 50,000 तक, किशोर हो जाएगा जब 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक लोन सरकार आपको देती है। तो याद रखना, ये भी पूछ लेगा कि शिशु में 50,000 तक और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक देते हैं। नेक्स्ट पूछ ले कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या है पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अध्यादेश जारी कर देश के 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण कर दिया था, ताकि बैंकों का पैसा सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि गरीब किसानों तक भी पहुंच सके। तो कब किया भाई 19 जुलाई 1969 को, और किस प्रधानमंत्री ने किया, इंदिरा गांधी ने किया था। नेक्स्ट सवाल देखो, आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात CER कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दे। आरबीआई क्या है अपने पास पैसों को रख ले, रिजर्व कर ले अपने पास। तो क्या है भाई, तो देश में पैसों का भाव क्या हो जाएगा भाई, मेरे हिसाब से तो कम हो जाएगा। अपने पास होल्ड रख लेगा तो क्या है देश में पैसों का भाव क्या है कम हो जाएगा, पैसों का भाव कम हो जाएगा। CRR की फुल फॉर्म पूछ ले, कैश रिजर्व रेशियो। CRR की फुल फॉर्म पूछ ले तो कैश रिजर्व रेशियो। CRR वह नगद पैसा होता है जो हर व्यावसायिक बैंक को सुरक्षा के तौर पर आरबीआई के पास जमा कराना होता है। CRR क्या होता है भाई, कैश रिजर्व रेशियो होता है जो हर व्यावसायिक बैंक, अगर जो भी कोई बैंक खोल रहा है ना तो भाई उसको अपने आरबीआई के पास क्या रुपए जमा कराने पड़ते हैं सुरक्षा के लिए। अगर आरबीआई इस दर को बढ़ा देगा तो बैंकों को अपना ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना होगा। आरबीआई कल कहते हैं CRR की रेट मैंने मतलब ज़्यादा रुपए रखो, तो क्या है उन बैंकों को ज़्यादा रुपए रखने पड़ेंगे क्योंकि देश में बैंक चलानी है, तो जिससे उनके पास क्या है जनता को लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। अब जो लोन देते हैं बैंक, आपको लोन देते हैं, मान लो आप लेके आए किसी बैंक से लोन, और वो क्या है वो लोन को क्या है उस बैंक को अपने आरबीआई के पास रुपए जमा कराने रहते हैं। अब आरबीआई ने ज़्यादा रुपए इससे मांग लिए तो बैंक क्या है आपको कम लोन देगा, और कम लोन देगा तो क्या हो जाएगा रुपए कम बटेंगे देश में। तो जब भी सरकार को ऐसा करना होता है कि मतलब देश में रुपए कम बचे, मतलब ज़्यादा रुपए मुद्रा को कम करना होता है, देश में मुद्रा फैलाव को कम करना होता है, तो क्या करती है भाई जो बैंक है उनके ऊपर उनसे ज़्यादा रुपए ले लेती है, इकट्ठे कर लेती है। क्योंकि आप जैसे ही भाई बैंक में रुपए जमा कराएंगे तो उससे ज़्यादा रुपए ले लेगी सरकार उन बैंकों से, तो क्या होगा बैंकों के पास कम रुपये बचेंगे, तो बैंकों के पास कम रुपये बचेंगे तो क्या हो जाएगा भाई वो बाजार में कैश कम जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में, समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखो कि देश में प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। देश की राष्ट्रीय आय को क्या है कुल जनसंख्या से डिवाइड करके क्या है राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, देश की राष्ट्रीय आय एक तो टोटल आय और कुल जनसंख्या से क्या है विभाजित कर दो। जब हम पूरे देश की कुल आय को उसकी कुल आबादी से भाग दे तो औसतन एक व्यक्ति की एक साल में कितना कमाता है ये पता चल जाता है। तो इसे क्या है प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, योजना अवकाश। मैंने आपको बताया था कि प्लान हॉलीडे योजना अवकाश कितनी पंचवर्षीय योजना हुई, 12 पंचवर्षीय योजना हुई। अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 2012 से 2017 तक थी। आर्थिक सुधारों का वर्ष 1991। एलपीजी रिफॉर्म आपको बता दिया है पूरा पीछे। तो आप पूछ ले योजना अवकाश की अवधि भारत के किस समय रही थी, तो 1966 से 1969 में क्या योजना अवकाश रहा था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है भाई, पूरी तरह से फैल हो गई थी। क्यों फैल हो गई भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय पता है क्या है, 1961 से 1966। इसके बीच में क्या हो गया भाई, भारत का युद्ध हो गया, भारत और चीन का युद्ध हो गया 1962 में, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 में। 62 के साथ चीन के साथ लड़े, 65 में पाकिस्तान के साथ लड़े। देश में क्या है भाई भयंकर सूखा पड़ गया। अब पंचवर्षीय योजना क्या है वहीं तहस नहस हो गई। इस कारण सरकार के पास क्या है पाँच साल की क्या है बड़ी योजना बनाने का पैसा नहीं था। तो क्या है उन्होंने क्या कर दिया 1966 से 1969 तक 3 साल एक वर्ष के लिए योजना चलाई गई, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई योजना अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है लेकिन देश की आधी से ज़्यादा आबादी को रोजगार देता है। तो कृषि है वो, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का क्या है भाई सबसे कम योगदान माना जाता है देश के विकास में। यानी कि एक तो अन्न उगाएं किसान हो, लेकिन उसका क्या है भाई अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान होता है। तो भारत में यहाँ आज भी 45 से 50% लोग रोजगार के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर करते हैं। गाँव देहात में अपने भाई हैं वो क्या करते हैं, या तो अपनी खेती कर लेंगे नहीं लगे तो, या फिर अपने डेयरी खोल लेंगे, तो उसको क्या है भाई उसका आर्थिक विकास में बहुत कम गिना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी देश की कुल कमाई जीडीपी क्या है कृषि क्षेत्र का हिस्सा केवल 15 से 18% के आसपास ही है। यह जो यह दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में क्या है सुधार की बहुत आवश्यकता अपने को है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 91 में कि कागजी मुद्रा और फिएट मनी का क्या अर्थ होता है। तो वह मुद्रा जिसे सरकार या कानून का आदेश प्राप्त हो और
उसे लेने को मना न करे। तो कागजी मुद्रा है आपके पास, तो आप किसी को 500 का नोट दोगे अब जिस पे महात्मा गांधी की फोटो, तो क्या मना करेगा? बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। तो उसको क्या कहते हैं भाई? फिएट मनी या कागजी मुद्रा कहते हैं। तो जब हमारे जेब में रखे नोट और सिक्के फिएट मनी होते हैं तो इनका खुद का कोई मूल्य नहीं है। जैसे 500 का नोट असल में बस एक साधारण कागज़ का क्या है, टुकड़ा है, लेकिन देश में क्योंकि देश की सरकार और आरबीआई के गवर्नर पर क्या है, एक मूल्य लिखकर इसे कागजी मान्यता दी है, तो देश क्या है, पूरा देश स्वीकार करता है और भग के लेते हैं सब 500 का। तो हरी पत्ती दिखते ही भगते हैं सब, समझ गए? तो बाढ़ में क्या है भाई? गिफन वस्तुएं। अर्थशास्त्र में किस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है? तो गिफन वस्तुएं, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स किसको कहा जाता है? घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं जिन पर क्या है, मांग का सामान्य नियम लागू नहीं होता। गिफन घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं होती है जिन पर क्या है भाई, मांग का सामान्य नियम लागू नहीं होता। तो भाई देखो, अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि आम अगर मान लो आज 10 रुपये किलो हो जाए तो सारा देश आम खाने लग जाएगा, और आम वहीं 200 रुपये किलो हो गए तो आप सोच समझ के आम खरीदोगे। तो ये क्या है भाई? जैसे ही अर्थशास्त्र का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी ना, तो लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं। लेकिन गिफन वस्तुओं जैसे कि बहुत घटिया दर्जे का अनाज या बाजरा के मामले में उल्टा होता है। जैसे क्या है, इनकी कीमत बढ़ती है तो लोग, गरीब लोग दूसरी अच्छी चीज़ें छोड़कर अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूरी में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का क्या है मतलब, क्या होता है? तो वे कंपनियां जिनमें क्या है भाई 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी भारत सरकार की हो। क्या है भाई? वे कंपनियां जिनमें 51% या उससे अधिक भागीदारी क्या है, भारत सरकार की हो, तो उसको क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मतलब होता है कि वो क्या है भाई, सरकार का हिस्सा हो जाता है। वे कंपनियां जिनमें 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी क्या है, भारत सरकार की होती है। तो सरकारी कंपनियां कोई पीएसयू या सीपीएससी कहा जाता है, जैसे एलआईसी, एनटीपीसी और रेलवे। इनमें क्या है, आधा से ज़्यादा मालिकाना हक और नियंत्रण किसका होता है? भारत सरकार के पास होता है। तो ये क्या है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स होती हैं। तो भारत में नेक्स्ट पूछ ले आपसे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे अर्थ कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे हर साल की स्थिति को मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ग्राहकों को क्या है, मिलावटखोरी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसी की याद में क्या है, हर साल 24 दिसंबर को क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें कि क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है भाई? 15 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन जब भी आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, 95वां। अर्थशास्त्र में रेपो रेट का अर्थ क्या होता है भाई? रेपो रेट का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिस दर पर, वह दर जिस पर देश के व्यावसायिक बैंक एसबीआई पीएनबी कम अवधि की ज़रूरत के लिए रिजर्व बैंक से कर्जा लेते हैं, रिजर्व बैंक से कर्जा लेते हैं। तो आरबीआई से क्या हो, कर्जा ले लेते हैं एसबीआई पीएनबी जैसे देश के व्यावसायिक बैंक जो है ना, वो कम अवधि के लिए आरबीआई से कर्जा ले लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहा जाता है। तो जब क्या है भाई, कोई व्यावसायिक बैंक अपनी कम अवधि की ज़रूरतों के लिए आरबीआई से कर्जा ले लेता है, तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो देख लो, यानी से लिख लो, आरबीआई या किसी अन्य बैंक के पास पैसों की कमी होती है, आरबीआई नहीं एसबीआई, तो एसबीआई या पीएनबी या जो भी बैंक है जिनके पास पैसों की कमी हो गई, तो वो क्या है, आरबीआई से लोन मांग लेते हैं। रिजर्व बैंक इस लोन पर क्या है, ब्याज वसूल करता है, तो इसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या है, आपके लिए भी लोन, बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है। रेपो रेट क्या है भाई, कि बैंक क्या है, बैंक कहाँ से, जब व्यावसायिक बैंक जो हैं, आपके व्यावसायिक बैंक जो हैं, वो कहाँ से? आरबीआई से लोन लेंगे। यानी कि व्यावसायिक बैंक जैसे एसबीआई पीएनबी, इनमें खुद में ही रुपया नहीं है, तो ये आरबीआई से लोन ले रहे हैं। ठीक है, आरबीआई से लोन ये ले रहे हैं। ठीक है, और तो आप भी लोन लोगे, आप अगर बैंकों से लोगे तो ये खुद आपको आरबीआई को टैक्स दे रहे हैं, मतलब आरबीआई को क्या है, ब्याज दे रहे हैं, तो ये आपको भी क्या है, महंगे रेट पे ही ब्याज लोन मिलेगा अब यहाँ से। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, 96वां सवाल। अंत्योदय अन्न योजना AAY भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू करी थी, जिसके तहत गरीब परिवारों को बेहद सस्ते दाम पर राशन दिया जाता है? तो 2000 में शुरू करी थी, वर्ष 2000 में ही शुरू की गई थी। भारत में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब और बेसहारा परिवार है, उन्हें भुखमरी से बचाने के लिए 25 दिसंबर 2000 को क्या ये योजना शुरू कर दी गई थी। इसके तहत क्या है, परिवार को 35 किलो अनाज बहुत ही कम कीमत, जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल दिए जाते थे। अब वर्तमान में क्या भाई, गेहूँ दिए जाते हैं और उनका क्या है, अब 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। तो कब शुरू की गई थी भाई, ये आपकी 2000 में शुरू की गई थी। चलते भाई 97वां सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखो कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत का बजट तैयार करती है और उसे संसद में पेश करती है। तो वित्त मंत्रालय का क्या है भाई, आर्थिक कार्य विभाग क्या है, ये बजट आपका तैयार करते हैं और उसे संसद में पेश करता है। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला आर्थिक कार्य विभाग हर साल देश के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है और बजट तैयार करता है, जिसे देश के वित्त मंत्री संसद में राष्ट्रपति की मंजूरी से पेश करते हैं। तो वित्त मंत्री कौन है भाई, निर्मला सीतारमण उसको पेश करती है। तो देखो भारतीय कर व्यवस्था में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया जीएसटी को, 101वें संविधान संशोधन के तहत क्या जीएसटी लागू किया गया अपने देश में। तो देखते हैं नीचे, एक देश एक टैक्स के सपने को एक देश एक टैक्स के सपने को पूरा करने के लिए 101वां संशोधन कब हुआ भाई, 2016 में हुआ। और इसके भाई इसमें क्या है, इसके द्वारा संविधान में बदलाव किए गए और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर गुड सर्विस टैक्स क्या है जो लागू कर दिया गया। तो आपसे जो है जीएसटी ली जाती है वो कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया 101वें संशोधन 2016 के तहत, 101वें संशोधन 2016 के तहत ये किया गया। तो हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है भाई, हार्ड करेंसी अर्थशास्त्र में हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिस पर पूरी दुनिया का भरोसा हो, जिसकी बाजार में मांग हमेशा क्या है, सप्लाई से ज़्यादा रहती है। बाजार में मांग जो है बाजार में मांग सप्लाई उसकी सप्लाई से ज़्यादा रहती है, मांग ज़्यादा रहेगी सप्लाई से, तो वो क्या है भाई आपकी वो हार्ड करेंसी है। दुनिया में सबसे मजबूत और आर्थिक रूप से स्थिर देशों की करेंसी हार्ड करेंसी कहा जाता है। मतलब हार्ड करेंसी का मतलब क्या है भाई, जिनकी बाजार में मांग तो ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो। आज डॉलर सबको चाहिए, अमेरिकी डॉलर सबको चाहिए, यूरो सबको चाहिए, पाउंड सबको चाहिए, जापान की मुद्रा येन सबको चाहिए। तो ये क्या भाई हार्ड मनी है, लेकिन ये कम लोगों के पास है। आर्थिक संकट के कारण क्या है, पूरी दुनिया इन पैसों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। पूरी दुनिया में किसी को भी डॉलर दोगे वो मना नहीं करेगा, बोलेगा हाँ भाई मुझे दे दो। तो वही क्या भाई वो हार्ड मनी हो गई, अब हार्ड करेंसी हो गई। नेक्स्ट वाले देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ और जो ग्रामीणों को क्या है 100 दिनों के लिए गारंटी शुदा रोजगार देने का अधिकार देता है। तो मनरेगा कब लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ। नरेगा क्या है, देखो नरेगा सितंबर 2005 में क्या है पारित हुआ था और फरवरी 2006 में क्या है इसे लागू कर दिया गया था। तो बाद में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। पहले एम नहीं था इसमें, ठीक है, एम जी महात्मा गांधी नहीं था, एम जी महात्मा गांधी नहीं था, और ये नरेगा था खाली। 2005 में शुरू किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को क्या इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा राष्ट्रीय गारंटी निर्माण योजना अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित हुआ था, 2005 में, और नाम कब बदल दिया गया, तो 2009 में बदल दिया गया। क्या है भाई इसके तहत, गांव के गरीब परिवार को क्या है एक वित्तीय वर्ष में कम से कम मतलब 1 साल में कम से कम 100 दिनों के शारीरिक काम की गारंटी देता है और उसका भुगतान उनको किया जाता है। लेकिन इसमें कम ही रुपए दिए जाते हैं और काम भी मतलब थोड़ा बहुत ही करते हैं लोग, इसमें पता है आपको कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। तो इस वीडियो को भाई लाइक कर देना। अब आखिरी में बोल रहा हूँ, एक बार शुरुआत में ही बोला था, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक कंप्लीट करवा दोगे, मैं इसकी पीडीएफ पूरी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जैसे मैंने सुबह वाली जो हिस्ट्री की क्लास थी उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी है। तो भाई कैसी लगी ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का कोड है अपना 52, कोड 52 है आज का, तो कोड 52 कमेंट करके जाना 52। तो मैं पहचान जाऊंगा कि कौन बंदा है जो अभी तक दिल से मेहनत कर रहा है और उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो जय श्री राम, जय गौ माता भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।